हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज हम लुईस अम्ल और क्षारों की अवधारणाएं पढ़ रहे थे कि कौन कौन वैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी अम्लों और क्षारों की। आज हम तीसरी अवधारणा पढ़ेंगे जो लुईस ने दी, अम्लों और क्षारों की लुईस अवधारणा जिसे हम कहते हैं। तो अम्लों और क्षारों की अवधारणाएं हम पढ़ रहे थे। अम्ल व क्षार की अवधारणाएं या संकल्पनाएं। अवधारणाओं को ही संकल्पनाएं कहते हैं या फिर थ्योरी या कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा कि लुईस ने क्या बताया, अम्ल किसे कहते हैं या क्षार किसे कहते हैं। तो लुईस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि अम्ल हम उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, उन्हें हम कहते हैं क्षार। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उन्हें हम कहते हैं, हम क्षार कहते हैं। ये तो लुईस ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो जो लुईस ने जो अवधारणा दी वो इलेक्ट्रॉन युग्म लेने और देने की बेसिस पे थी, कॉन्सेप्ट पे थी। तो इसने एक उदाहरण से हमें समझाया कि जैसे उदाहरण हम लेते हैं BF3 की अभिक्रिया जब हम NH3 से करवाते हैं, BF3 की अभिक्रिया जब हम NH3 अमोनिया से करवाते हैं, तो क्या अमोनिया के पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म है। मतलब जो अमोनिया के पास जो ये है, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित है और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा और ये इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो अभिक्रिया क्या होगी, ये BF3 ये बनाएगा NH3BF3। तो ये ऐसे बनाएगा, है ना। तो होता क्या है इस अभिक्रिया में कि इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की इच्छा रखता है तो ये ग्राही है। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, इलेक्ट्रॉनों के धनी है, इलेक्ट्रॉनों का धनी है। तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, दाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रॉन युग्म BF3 को देगा। तो ये देगा तो इसके साथ एक बंध बना लेगा, बंध, इसे इस बंध को हम कहते हैं उपसहसंयोजक। उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक बंध। ये एक यौगिक बनाएगा जिसके अंदर एक बंध होगा जिससे ये अमोनिया और BF3 जुड़ेगा, इसे हम कहेंगे उपसहसंयोजक बंध। अब इस उपसहसंयोजक बंध में हम लिखेंगे कैसे। जो ये बंध है, जो हमने एरो बनाया है, उसका जो आगे का हिस्सा है वो उसकी तरफ होगा जो इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है। मतलब BF3 इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है BF3, तो इसकी तरफ इसका आगे का हिस्सा होगा, एरो का आगे का हेड होगा। और जो ये एरो है उसके पीछे का हिस्सा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर जो इलेक्ट्रॉन अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका पीछे का हिस्सा अमोनिया की तरफ होगा और आगे का हिस्सा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसकी तरफ होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम कहते हैं अम्ल और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम कहते हैं क्षार। और बनता क्या है, एक यौगिक बनता है जिसकी जिनमें दोनों के बीच में, अम्ल और क्षार दोनों के बीच में एक बंध बनता है जिसे हम उपसहसंयोजक बंध कहते हैं।
अब ये बंध होता क्या है ये हम समझेंगे कि उपसहसंयोजक बंध क्या होते हैं। तो बंध तीन प्रकार के होते हैं जनरली। एक होता है आयनिक बंध। आयनिक बंध, तो आयनिक बंध में क्या होता है कि आयन्स आपस में मिलकर बनाते हैं। एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। ये धनायन और ऋणायन क्या करेगा, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे और आकर्षित करके एक दूसरे को आपस में जोड़ लेंगे। तो एक बंध बन जाएगा एक बंध बन जाएगा धनायन और ऋणायन के बीच में। तो इस बंध को हम कहते हैं आयनिक बंध। और वैसे ही एक बंध होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि दो परमाणु होते हैं, जैसे एक परमाणु A है और एक परमाणु है B। तो ये एक परमाणु जैसे A है, उसका एक इलेक्ट्रॉन, A अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और B अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। A और B अपनी सेम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, जैसे A एक दे रहा है तो B भी एक दे रहा है, और अगर A दो दे रहे हैं तो B भी दो दे रहे हैं। लेकिन एक बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन A देगा और एक इलेक्ट्रॉन B देगा। और होगा क्या, इस A का एक इलेक्ट्रॉन और एक B का इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे और बीच में आके शेयरिंग कर लेंगे। मतलब बीच में आके ये साझा बंध बनाएंगे दोनों। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो बीच में आ गए हैं वो A का भी है और एक B के भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इस बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। अब एक तीसरा बंध है जो है उपसहसंयोजक बंध। अब उपसहसंयोजक बंध में होता क्या है कि जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ना, जैसे एक A है और एक B है, तो इसमें जो एक बंध बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है जो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो सहसंयोजक बंध में तो होता है क्या है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन, दो परमाणु है तो एक A ये देगा और एक दूसरा देगा। लेकिन उप सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन है जिससे एक बंध बन रहा है वो एक ही परमाणु देगा। जैसे इसके पास, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक के पास, तो ये A वाला देगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन B को दे देगा, या फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन B को दे के एक उप सहसंयोजक बंध बना लेगा। और या फिर B के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन A को दे के एक बंध बना लेगा जिसे हम कहेंगे उप सहसंयोजक बंध। तो ये तो हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम कहते हैं अम्ल और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम कहते हैं क्षार। और इनके पास इलेक्ट्रॉन जो लेता है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लेता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वह इलेक्ट्रॉन ऋणी, वो इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या अष्टक, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, या वो धनायनिक या उसका अष्टक अपूर्ण होता है, वो अम्ल का कार्य करता है, वो अम्ल का कार्य करता है, उसे लुईस अम्ल कहते हैं। लुईस अम्ल कहते हैं। मतलब लुईस अम्ल कहते किसे हम, ये बता रहा है कि लुईस अम्ल कहते किसे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, या तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे हम लुईस अम्ल कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म की ग्रहण करेगा तो कौन ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन युग्म को, तो वो ग्रहण करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो सकती है, या वो धनायनिक हो सकता है, उसके ऊपर धनायनिक चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव आवेश हो सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज या धनायनिक हो सकता है, या फिर उसका अष्टक अपूर्ण हो सकता है।
तो अब हम इसे समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो सकती है उसके पास, कैसे, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं हम, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2। तो ये दोनों धातुएं हैं जिनके ऊपर धनावेश है, जैसे प्लस चार्जेस के ऊपर धनावेश है और मैग्नीशियम के ऊपर भी धनावेश है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की इनके पास कमी है और ये किसका काम करेंगे, अम्ल का काम करेंगे। वैसे ही जैसे अष्टक, वैसे उदाहरण लेंगे हम कि जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, जैसे BF3, तो इसका अष्टक अपूर्ण है। अब इसका अष्टक अपूर्ण कैसे है, बोरोन है ये B, इसकी संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक पूर्ण होने के लिए क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, किसी भी परमाणु के पास अष्टक को पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके साथ क्या आया, 3 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, तो 3 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं। तो ये फ्लोरीन क्या करते हैं, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये फ्लोरीन अपना 1 देगा और ये वाला फ्लोरीन 1 देगा, और इसके साथ एक बंध बना लेते हैं जो सहसंयोजक बंध होते हैं। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसका एक इसका, और बीच में आ गए। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन के भी है और फ्लोरीन के भी है। तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 2 ये 2 ये और 2 ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो BF3 के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अष्टक को पूर्ण करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका अष्टक अपूर्ण है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये कैसा काम करेगा, अम्ल का काम करेगा। जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो अम्ल का कार्य करता है, और जो धनावेशित होते हैं वो भी अम्ल का कार्य करते हैं। तो उदाहरण हमने ले लिया सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, या BF3 क्योंकि इसका अष्टक अपूर्ण है, या AlCl3, ये भी सेम इसकी तरह इसका भी अष्टक अपूर्ण होता है। तो ये इन्हें हम कहते हैं लुईस अम्ल, ये सब अम्ल का कार्य करते हैं। ऐसे ही एक लेंगे हम जो इलेक्ट्रॉनों की धनी होते हैं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, या जिनके पास अयुग्मित, जो इलेक्ट्रॉनों के धनी होते हैं, या जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं, जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, वो क्षार का कार्य करते हैं, वो क्षार का कार्य करते हैं, और हम उसे लुईस क्षार कहते हैं। मतलब लुईस क्षार होते कौन से हैं, जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दाता वो होंगे जिनके पास या तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो वो क्षार का कार्य करते हैं और हम उन्हें कहते हैं लुईस क्षार। तो उदाहरण देखते हैं हम, जैसे Cl-, ये इलेक्ट्रॉन की धनी है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं, Cl-, F-, और जैसे लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म H2O, NH3, ये इनके ऊपर, इसमें H2O जल के में ऑक्सीजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है, और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और इनके पास ये इलेक्ट्रॉन की धनी है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम कहते हैं लुईस क्षार। तो ये तो बताया कि लुईस ने कि लुईस अम्ल और क्षार क्या होते हैं, है ना। तो अब हम और उदाहरण देखते हैं लुईस अम्ल और क्षार। तो इस थ्योरी के आधार पे हम बता सकते हैं, जैसे और देखते हैं, मैं एक अभिक्रिया लेती हूं जिसमें जैसे BF3 है इसके पास, और एक है Cl-, तो ये तो है अम्ल,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा, और ये है क्षार क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और ये बंध बनाएगा कैसा, Cl-BF3। तो ये इसके बीच में उपसहसंयोजक बंध बनेगा। ये है लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। तो इसे कहते हैं हम लुईस क्षार। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा उसे हम लुईस क्षार कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा उसे हम लुईस अम्ल कहेंगे। और जो यौगिक बनता है इनके बीच में, जिसके बीच में एक उपसहसंयोजक बंध होता है, तो लुईस ने अपनी अवधारणा में यही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है उसे हम क्षार, लुईस क्षार कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है उसे लुईस अम्ल कहेंगे। तो अब हम इस लुईस की अवधारणा के आधार पर हम बता सकते हैं कि अम्ल कौन से हैं और क्षार कौन से हैं। मतलब जिन अम्लों और क्षारों के बीच में, जिन अम्लों के पास H+ आयन नहीं है और जिन क्षारों के पास OH- आयन नहीं है, उनको भी हम परिभाषित कर सकते हैं किस आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के देने और लेने के आधार पर, कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। तो ये अवधारणा लुईस ने दी, और इससे हमें पता चलता है कि अम्ल और क्षार कहते किसे हैं। तो अब अम्लों और क्षारों की अवधारणाएं खत्म हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि अम्लों और क्षारों के सामान्य गुण, मतलब सामान्य गुण में हम क्या देखेंगे कि जैसे किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या कैसे होते कैसे हैं। तो सामान्य गुण, तो ये तो हमने देख ही लिया था कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ये गुण तो हमने देख लिए थे अपने पहले वाले वीडियो में। आप अगर आपको और देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पर है। और हमने देख लिया था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, और धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं ये भी मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया। अब हम देखेंगे कि अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जैसे अम्लों की अभिक्रिया, अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों के साथ, मतलब धात्विक ऑक्साइडों के साथ अम्ल कैसे अभिक्रिया करते हैं। जैसे अम्ल कौन सा है, HCl लिया हमने, HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। धात्विक ऑक्साइड CuO, मतलब ये धातु है, कॉपर धातु है, और इसका ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO, तो ये धात्विक ऑक्साइड है। जब ये अभिक्रिया करता है आपस में तो ये क्या बनाता है, CuCl2 + H2O, ये बनाएगा। CuCl2 मतलब लवण बनाएगा और जल बनाएगा। तो होता क्या है, जब धातु अभिक्रिया करती है धात्विक ऑक्साइड से, मतलब अम्ल अभिक्रिया करते हैं धात्विक ऑक्साइड से, जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनाते हैं। अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अब ये अभिक्रिया होती क्या है कि ये तो अम्ल है HCl जो H+ देगा अपना, है ना, और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। धात्विक ऑक्साइड जो कॉपर ऑक्साइड है इसकी प्रकृति क्षारीय है। तो ये अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो जल निकल जाता है सबसे पहले। तो ये जल निकल गया, इसके हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन मिलके जल बना दिया, और जल बनने के बाद जो धातु का अपशिष्ट बचेगा वो इस अम्ल के अपशिष्ट के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बना लेगा, इसे हम कहते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, है ना। अब इसकी अभिक्रिया एक और उदाहरण लेते हैं, HCl जैसे हमारे पास अम्ल है, और धात्विक ऑक्साइड जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक धात्विक ऑक्साइड है। जब ये अभिक्रिया करता है तो MgCl2 + H2O बनाता है, तो ये भी एक लवण है और जल बनाएगा।
जब इसका मतलब है कि जब अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो ये तो अभिक्रिया हो गई कि अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अब क्षारों की देखते हैं। तो क्षार धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया नहीं देते, ये अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया देते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं हम, जैसे क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो जैसे क्षार लेते हैं हम, जो क्षार लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे अधात्विक ऑक्साइडों से। अधात्विक ऑक्साइड कौन से हैं? जैसे CO2, SO2, ये सब अधात्विक ऑक्साइड है। इसके साथ अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो ये बनाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो ये भी लवण है, कैल्शियम कार्बोनेट, और बनाएगा जल, है ना। तो अब ऐसे क्षार भी जब अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। क्षार जब अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनाते हैं। ऐसे ही जब क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये तो अभिक्रिया हो गई अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ और क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ। अब क्या होगा जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? अम्लों व क्षारों की आपस में अभिक्रिया। तो अम्ल कौन सा है? जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं हम इसे, प्रबल अम्ल है। जब इसकी अभिक्रिया हम क्षार से करवाते हैं NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल क्षार है। जब ये अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? NaCl प्लस H2O, मतलब लवण बनाएगा और जल बनाएगा। ये तो है हमारा अम्ल और ये है क्षार, और बनाएगा क्या? लवण और जल। तो हमेशा जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जैसे अम्ल के द्वारा अम्ल का प्रभाव निकल रहा है तो क्षार के द्वारा क्षार का प्रभाव निकल रहा है। तो अम्ल जो क्या करेगा? क्षार के प्रभाव को कम करेगा और क्षार अम्ल के प्रभाव को कम करेगा और ये एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। तो उदासीन लवण बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं हम इस अभिक्रिया को। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण बनता है, और जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करते हैं, दुर्बल दुर्बल अभिक्रिया करते हैं, दुर्बल दुर्बल अभिक्रिया करते हैं, तब भी उदासीन लवण बनेगा। लेकिन अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो अम्लीय लवण बनेगा। जो चीज प्रबल है उसका लवण बनेगा, जैसे अम्लीय लवण प्लस जल बनेगा। और अगर दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है और क्षार प्रबल है, अगर अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है तो क्षारीय लवण बनेगा। क्षारीय लवण और जल बनेगा। तो ऐसे उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तो उदासीन लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। लेकिन अगर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय लवण बनेगा, और अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो अम्लीय लवण बनेगा।
और अब एक और विशेषता है अम्लों और क्षारों की कि ये जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ और OH- आयन देते हैं। ये तो हम जानते हैं कि अम्ल H+ देता है और क्षार OH- देता है, और ये H+ और OH, H+ और OH- आयन देते हैं जलीय विलयन में। जब अम्ल H+ और क्षार OH- आयन देते हैं तो इस कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये हो गए अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण, और हमने पढ़ लिया अम्ल और क्षारों की अवधारणाएं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।